तो साथियों नमस्कार, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी गद्य की 5 प्रमुख उन्नायकों की, क्योंकि 2 हमने और कर लिए थे, 9 आज कर लेंगे, 5 एक खंड में और 4 एक खंड में, 9 उन्नायक और कर लेंगे तो टोटली 11 उन्नायक हो जाएंगे। ये खड़ी बोली हिंदी गद्य के आरंभिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, जिसमें कल हम लोगों ने सबसे पहले राम प्रसाद निरंजनी जी को कर लिया था। राम प्रसाद निरंजनी को किया था, इंसा अल्लाह खां को भी हम लोगों ने शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन भाषा उन्नायकों की लिस्ट को। सबसे पहले, वैसे वीडियो पब्लिक है तो आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने राम प्रसाद निरंजनी को हम लोगों ने पहले नंबर पे किया था। राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के राजश्रित कवि, जो महारानी को कथा बांधकर सुनाया करते थे। इनकी रचना भाषा योग वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ जो रचना है, इसका जो विषय है वो अध्यात्म है, आध्यात्मिक है। पंडित जी थे तो आध्यात्मिक विषयों पर उन्होंने रचना लिखा है। इसका पहला मुद्रित संस्करण जो है वो 1865 में निकलता है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण इनकी बात है वो शुक्ल जी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि भाषा योग वशिष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक है और राम प्रसाद निरंजनी हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने कहा? कोई कमेंट करके पूछ रहा है कि सर ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है कि नहीं है। जी हाँ भाई, एकदम से यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है, यूजीसी के लिए भी है और बीपीएससी के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सब में मेल खाते हैं, मैच खाते हैं, तो ये आप सबके लिए क्लास भी है। दूसरा, हम लोगों ने सदा सुखलाल नियाज को शुरू किया था। सदा सुखलाल नियाज 1746 से 1824 हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में इनका एक बड़ा नाम है, और इनका उपनाम भी था जिसका नाम था निझार। सदा सुख लाल। तो दूसरा नाम इसमें आता है सदा सुखलाल का, जिसको हम लोग पहले कल कर चुके हैं। इनका वास्तविक नाम जो था वो सदा सुख राय था और उपनाम इनका निसार था। इनकी जो एक रचना है मुंतखबुत वारीख है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी सुख सागर है। सुख सागर के लिए प्रश्न पूछा जाता है कि सुख सागर किस कथा पर आधारित है, तो विष्णु पुराण पर आधारित है सुख सागर रचना। गद्य में संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते थे, तो सबकी भाषा को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो गद्य में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रवेश करते थे। ये 2 लेखकों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, और एक कथन का लास्ट मैंने आपको करा के क्लास को बंद किया था। क्लास आपकी पब्लिक है, वो लिखते हैं रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, यह कथन किसका है? तो ये उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा अपने सामने होते देखकर बहुत दुखी हुए। देखिए कि उर्दू गद्य की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से बहुत दुखी होकर इन्होंने कथन कहा था कि रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अब आगे हम तीसरे आचार्य की चर्चा करेंगे,
जिनका नाम है इंसा अल्लाह खां। तीसरे हैं इंसा अल्लाह खां। खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नाम है इंसा अल्लाह खां का। अब इंसा अल्लाह खां कौन थे और क्या खास बात है? तो खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उर्दू और फारसी के बड़े शायर थे। तो क्या थे ये? उर्दू फारसी के बड़े शायर थे। उर्दू और फारसी के बड़े शायर थे। कौन? इंसा अल्लाह खां। ठीक है। रानी केतकी की कहानी या उदय भानचर, रानी केतकी की कहानी कहानियां उदय भानचर यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि इस रचना का दूसरा नाम क्या है? तो रानी केतकी की कहानी या उदय भानचर इसका दूसरा नाम है। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की इनकी प्रसिद्ध रचना है। शुद्ध सांसारिक प्रेम और विशुद्ध मनोरंजन है। शुद्ध सांसारिक प्रेम और विशुद्ध मनोरंजन इनके काव्य का लक्ष्य है। यानी कि इस रचना के माध्यम से सांसारिक प्रेम को भी इन्होंने दिखाया है और मनोरंजन को भी दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है। अब इन्होंने लिखा है इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। ये काफी महत्वपूर्ण कथन है, ये आप सब नोट करेंगे। इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से रचना की गई थी। ठीक है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना की गई थी। ठीक है। ये कथन स्वयं किसका है? इंसा अल्लाह खां का है। इंसा अल्लाह खां। तो इंसा अल्लाह खां का ये कथन है। इसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट नहीं है। ठेठ हिंदी लिखने के उद्देश्य से यह रचना की गई थी। ठीक है। अब एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है और वो कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन है। तो उस कथन को भी हम सब यहाँ पर नोट करेंगे। इंसा अल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी
इंशाअल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी, कि कोई हिंदी कहानी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और कोई कहानी कहिए जिसमें क्या होना चाहिए, वही वाला कथन, हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट, हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, जिसमें हिंदवी का छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, तब जाकर मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। ठीक है, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में ना हो, बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच न हो। ठीक है, हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो, हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इंशाअल्लाह खां को एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाकर मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गंवारी कुछ इसके बीच न हो, हिंदीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। रानी केतकी की कहानी से खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ हुआ। रानी केतकी की कहानी से रानी केतकी की कहानी से
सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ हुआ। तो ये फैक्ट है, ये तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी आप नोट करके लेंगे कि रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम लौकिक श्रृंगारमयी परंपरा का शुभारंभ होता है। ठीक है, आगे अब इस रचना की भाषा पूछी जाती है। सर आप ऐप पर पत्रिकाएं पढ़ा दीजिए। पत्र पत्रिकाएं पढ़ा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। जब उसकी बारी आएगी तो परेशान मत होइए, सब पढ़ाएंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, बस पढ़ते रहिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि इसकी भाषा पूछी जाती है कि इंसा अल्लाह खां की भाषा कैसी थी और उन्होंने जो रचना लिखा उस रचना पर किस भाषा का प्रभाव था। तो लिख लीजिए, हास्य प्रधान शैली की रचना रानी केतकी की कहानी, हास्य प्रधान रचना हास्य प्रधान रचना रानी केतकी की कहानी की भाषा सबसे चटकीली, की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। तो ये कथन आप एकदम से कंठ में रख लीजिए, याददाश्त में अपने बैठा लीजिए कि इसकी भाषा किस तरह की थी। तो रानी केतकी की कहानी जो रचना है, इस रचना की भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है और ये रचना हास्य प्रधान है। तो हास्य प्रधान रचना है और इसके साथ साथ चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा से क्या मुक्त रखने की बात की है। तो इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा से मुक्त रखने की बात कही, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी भाषा से कुछ चीजों को मुक्त ही रखूंगा, उससे कोई मेल जोल किसी का नहीं रहेगा। तो उन्होंने अपनी भाषा से क्या चीजें मुक्त रखने के लिए कहा है, उनकी एक लिस्ट आपके सामने रखूंगा। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी और तुर्की। उन्होंने कहा कि भाई इसका प्रभाव मेरी रचना पर नहीं पड़ेगा। तो पहला संकल्प उनका यह था। दूसरा संकल्प था गंवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधि इत्यादि। गंवारी, उन्होंने ब्रज भाषा को गंवारी कहा है, तो ध्यान रखिएगा, गंवारी, गंवारी
अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। उनके नजर में ब्रजभाषा एक गंवारी भाषा थी, यानी गांव की भाषा थी। तो ये तो उन्होंने दूसरा कहा। फिर उन्होंने कहा भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। तो ये उन्होंने संकल्प लिया कि ये सारी चीजें उनकी भाषा में किसी तरीके से नहीं आ पाएगी। उनकी भाषा चटकीली मटकीली मुहावरेदार थी। ये भी आप एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंशाअल्लाह खां के विषय में आपने सब कुछ देख लिया। एकलव्य बैच जो है, इससे जुड़ने के लिए टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए और एकलव्य बैच सबसे ऊपर है, उस पर क्लिक करिए। बस जुड़ गए आप, कुछ काम ही नहीं करना है। बस टीचर्स एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, ओटीपी आ जाएगी और आप बैच पे क्लिक करके सारा लुत्फ उसका उठा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। आगे जो है लल्लू लाल की बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। लल्लू लाल 1763 से 1835। लल्लू लाल लल्लू लाल का जो समय है वो है 1765 से 1763 से 1835। 1763 से 1835 इसका समय है लल्लू लाल जी का। ये गुजरात के औदीच्य ब्राह्मण थे। तो आगरा निवासी गुजराती औदीच्य ब्राह्मण हैं। आगरा निवासी औदीच्य आगरा निवासी हैं और इसके साथ औदीच्य ब्राह्मण हैं। कहां के? गुजरात के। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा मुंशी के पद पर इनकी नियुक्ति होती है। किसके लिए होती है? हिंदी ग्रंथ रचना के लिए। हिंदी ग्रंथ रचना के लिए कार्य दिया गया। मतलब मुंशी इसलिए बनाया गया कि ये हिंदी के ग्रंथों को लिखेंगे। इनके 2 सहायक नियुक्त किए गए थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनके 2 सहायक कौन से थे। लल्लू लाल के
लल्लू लाल के दो सहायक थे। खूब प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि लल्लू लाल के दो सहायक कौन थे। तो काजिम अली जवा, काजिम अली जमा और दूसरे थे मजहर अली विला, मजहर अली विला। तो हमेशा लल्लू लाल का ही नाम आता है। काजिम अली जमा और मजहर अली विला का नाम बहुत कम आता है। तो ये दोनों लोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लल्लू लाल के साथ। तो लल्लू लाल के दो सहायक थे काजिम अली जमा और मजहर अली विला, जो कि इनका हिंदी के ग्रंथों को लिखने में इनकी सहायता करते थे। कहां करते थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहां करते थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। अब यहां बात करेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं के विषय में देखेंगे। सिंहासन बत्तीसी पहली रचना है। सिंहासन सिंहासन बत्तीसी यह रचना क्या है? सुंदर दास कृत ब्रजभाषा ग्रंथ की खड़ी बोली में अनुवाद किया था। सुंदर दास कृत यानी कि पहली रचना सुंदर दास की ब्रजभाषा में थी। ब्रजभाषा ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद का खड़ी बोली अनुवाद खड़ी बोली में अनुवाद किया। यानी कि पहली रचना की खास बात क्या है सिंहासन बत्तीसी की, कि सुंदरदास के ब्रजभाषा ग्रंथ का खड़ी बोली में अनुवाद 1799 ईस्वी में इन्होंने किया। दूसरी रचना है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी। अब किसी भी रचना में अगर पचीसी लगा हो तो इसका तात्पर्य है कि उसमें 25 चीजें रही होंगी, 25 श्लोक रहा होगा, 25 पंक्तियां रही होंगी, 25 पद रहे होंगे। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। ये शिवदास कविकृत संस्कृत बैताल पंचविंशतिका, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो शिवदास कविकृत, शिवदास कविकृत बैताल पंचविंशतिका, पंचविंशतिका। पंचविंशतिका का मतलब होता है पंच और 20 यानी कि 20 5 25 का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। का सूरत मिश्र ने ब्रजभाषा में ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, इसी का लल्लू लाल ने काजिम अली जमा के साथ मिलकर खड़ी बोली में रूपांतरण किया। लल्लू लाल ने
काजिम अली, मैंने शुरू में ही बताया कि इनके दो सहायक थे, एक तो काजिम अली थे और दूसरे जवां। जवां के साथ मिलकर खड़ी बोली में खड़ी बोली में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। इसकी भाषा को रेख्ता कहा गया है, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी भाषा को रेख्ता कहा गया, गिलक्राइस्ट रेख्ता को हिंदुस्तानी के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है। शकुंतला नाटक इसके बाद एक महत्वपूर्ण रचना है। शकुंतला नाटक ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने इसका खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो शकुंतला नाटक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है 1802 में माधवनल मोतीराम कृत भाषा पुस्तक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो ये 1802 में माधवनल, यानी ये पहले ब्रज भाषा में लिखी गई थी। मोतीराम कृत ब्रज भाषा, मोतीराम कृत ब्रज भाषा पुस्तक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। ठीक है। तो खड़ी बोली में इसका इन्होंने अनुवाद कर दिया। किसका? ये जो रचना थी शकुंतला नाटक, पहले ये माधवनल मोतीराम कृत भाषा की एक पुस्तक थी, इसका खड़ी बोली में अनुवाद इन्होंने कर दिया। कब किया? 1798 में। कब किया? 1798 ईस्वी में इसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद कर दिया। अब अगली बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आपसे साझा करने जा रहा हूं, जिसका एक और नाम है। मैं इस रचना को याद करने के लिए आपको बताता हूं कि लल्लू लोग प्रेम करते हैं। प्रेम कौन करता है? लल्लू करते हैं। कैसे याद रहेगा कि लल्लू लोग प्रेम करते हैं? तो इस रचना का नाम है प्रेम सागर या नागरी दशम। रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर या नागरी दशम। याद रखिएगा, कई बार इस रचना का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है। किस रचना का दूसरा नाम क्या है? तो इस रचना का नाम है प्रेम सागर या नागरी दशम। ध्यान रखिएगा, नागरी दशम भी इसका नाम है। 1510 में चतुर्भुज दास ने ब्रजभाषा में 1510 में चतुर्भुज दास ने ब्रजभाषा, यानी कि उस समय ब्रजभाषा का काफी बोलबाला था,
तब अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला और फोर्ट विलियम कॉलेज खोलने के बाद लल्लू लाल जी को उन्होंने कहा कि भाई खड़ी बोली में आप पुस्तकों का अनुवाद करिए। तो चतुर्भुज दास ने ब्रज भाषा में दोहा चौपाइयों में भागवत दशम स्कंद का अनुवाद किया था। ब्रज भाषा में भागवत दशम स्कंध का दोहा चौपाई में अनुवाद किया था। यानी कि दोहा चौपाई में इसका अनुवाद पहले ही किया था। किसने? तो चतुर्भुज दास ने भक्तिकाल में किया था। लल्लू लाल ने प्रेम सागर इसी नाम से 1803 में इसकी रचना कर दी। ठीक है, तो लल्लू लाल ने 1803 में इसे प्रेम सागर नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। ठीक है, कंफर्म है? वेरी गुड। तो चतुर्भुज दास ने ब्रज भाषा में भागवत दशम स्कंध, कौन सा पुस्तक था? भागवत दशम स्कंध का दोहा चौपाई में अनुवाद किया था और लल्लू लाल 1803 में से प्रेम सागर नाम से खड़ी बोली में अनुवाद किया। तो ये रचना भी आपको एकदम से याद रखना होगा। इसके अलावा इन्होंने राजनीति ब्रज भाषा में 1809, राजनीति ब्रज भाषा 1809 की पुस्तक थी, इसका भी अनुवाद किया। सभा विलास 1813, सभा विलास ब्रज भाषा 1813 की पुस्तक है। ठीक है, इसके बाद माधव विलास 1817, माधव विलास ये भी ब्रज भाषा की थी 1817 में। और लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सस्सई की टीका, लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सस्सई की टीका लिखी। ठीक है, तो ये पूरी रचनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह किसकी हैं? ये लल्लू लाल के लिए हैं। इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। संस्कृत प्रेस की स्थापना की। तो संस्कृत प्रेस की जो स्थापना की गई, प्रथम और द्वितीय, पहली पहल इन्होंने संस्कृत प्रेस की जो स्थापना की वो कलकत्ता में की और फिर दूसरी बार आगरा में। पहली बार कलकत्ता में और दूसरी बार आगरा में इन्होंने संस्कृत प्रेस की स्थापना की थी। लल्लू लाल उर्दू को क्या कहते थे? तो लल्लू लाल उर्दू को यामनी भाषा, लल्लू लाल उर्दू को यामनी भाषा कहते थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि लल्लू लाल उर्दू को किस नाम से पुकारते थे? तो यामनी भाषा कहते थे।
प्रेम सागर की रचना करते समय प्रेम सागर की रचना करते समय इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने की ओर इशारा किया था। ठीक है, प्रेम सागर की रचना करते समय इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने की ओर इशारा किया था कि भैया इसको अब छोड़ दीजिए। इन्होंने लल्लूलाल ने बजुआन ई रेखता लल्लूलाल ने बजुआन ई रेखता लल्लूलाल ने बजुआनी रेखता शब्द का प्रयोग लताइफ हिंदी के लिए किया था। लताइफ ए हिंदी के लिए किया, यानी कि बजुआन रेखता के लिए लताइफ हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, लताइफ हिंदी इनकी एक रचना भी है, लताइफ लताइफ ई हिंदी। लताइफ ए हिंदी ये एक कोश है, खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की। यहां लिख लेंगे ब्रज भाषा, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली, इसमें तीनों भाषाएं सम्मिलित थी। कि 100 लघु कथाओं का संग्रह है, कि 100 लघु कथाओं का कि 100 लघु कथाओं का यह संग्रह है, ब्रजभाषा, हिंदुस्तानी और खड़ी बोली। ठीक है, आगे लिखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का, लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी। लल्लूलाल की भाषा इन्होंने कृष्ण की उपासना करने वाले लोगों की भाषा से तुलना की शुक्ल जी ने लल्लूलाल की भाषा। तो लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित, व्यासों की सी तो दरअसल जो व्यास होते थे, जो व्यास गद्दी पर बैठते थे कृष्ण कथा को सुनाने के लिए, उनकी भाषा जो होती थी संस्कृत उसमें प्रमुख होती थी। ब्रज रंजित खड़ी बोली है, और आगे शुक्ल जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की लल्लूलाल की
काव्य भाषा लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, क्योंकि कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है। और इसके आगे शुक्ल जी लिखते हैं, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। ये किसका कथन है? तो आचार्य शुक्ल का। यानी कि शुक्ल जी इनकी भाषा को दोनों सिरों से खारिज कर देते हैं। लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों से ब्रजरंजित खड़ी बोली है। लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, काम की ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लल्लूलाल की जो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि ब्रज भाषा में लिखी हैं, तो यहां लिख लेंगे लल्लूलाल की ब्रज भाषा की रचनाएं। लल्लूलाल की ब्रज भाषा की जो रचनाएं हैं वो यहां हम लिख लेंगे। जो रचनाएं इनकी हैं कौन कौन सी? राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका। यानी कि इनकी 3 रचनाएं, 3 प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी, वह ब्रज भाषा में रचित हैं। तो लल्लूलाल की 3 रचनाएं, राजनीति, माधव, लाल चंद्रिका। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ब्रज माधव, लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए, लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए। तो लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए, एक इसका कोट हो गया, अपेयरिंग वाला नहीं है मेरे भाई। तो लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए, लाल से लल्लूलाल, माधव से माधव विलास, ब्रज भाषा में राजनीति माने राजनीति रचना, और लाल का मतलब हो गया लाल चंद्रिका भी। तो लाल चंद्रिका यहां 2 बार लिख लेते हैं, लाल लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए। तो ये हमारा कोटेशन हो जाएगा या ट्रिक हो जाएगा कि लाल लाल माधव ब्रज में राजनीति करने आए, अर्थात इनकी 3 रचनाएं जो हैं वह किस भाषा में हैं? वह ब्रज भाषा में है। अब इनकी हम खड़ी बोली की रचनाओं को लिखेंगे। तो लल्लूलाल की
खड़ी बोली रचना लल्लूलाल की खड़ी बोली रचना कौन सी है, उसको देख लेते हैं। सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी, 1799, बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी 1801, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल माधोनल रचना भी 1801 की है। फिर इसके बाद शकुंतला नाटक, शकुंतला नाटक कई लोगों ने लिखा है, तो जिसमें एक लल्लूलाल ने भी लिखा है। प्रेम सागर, प्रेम सागर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना 1810 की। लतायफ ई हिंदी, लतायफ ए हिंदी, मैंने बता ही दिया था इस रचना के विषय में। ये रचना भी इनकी 1810 ईस्वी की है। 1811 में इन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा। 1811 में इन्होंने ब्रजभाषा व्याकरण लिखा। सभा विलास 1815 में, सभा विलास 1815 में। तो ये रचनाएं खड़ी बोली हिंदी गद्य में रचित हैं। चलिए इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, लतायफ ए हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण और सभा विलास। ठीक है, चलिए अब याद करते हैं। ठीक है, याद करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब ट्रिक जो बनाते हैं वो एक इमेजिनेशन से बनाते हैं, एक कहानी के माध्यम से बनाते हैं कि एक कहानी आपके मन में रहे और उसी से ये पूरी रचनाएं याद हो जाए। तो दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है लल्लू। ठीक है, लल्लू व्यक्ति है। हमारे यहाँ जो मूर्ख टाइप का व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको लल्लू कहा जाता है। तो एक मूर्ख टाइप का व्यक्ति है लल्लू, जिसको सिंहासन पर बैठा दिया गया। जब लल्लू आदमी को आप सिंहासन पे बैठाएंगे तो क्या करेगा, वो बत्तीसी दिखाएगा, जिसको कहते हैं बत्तीसी दिखाना, यानी कि दांत चियारना, यानी कि हंस देना, बेवकूफी भरी हंसी। तो लल्लू व्यक्ति को सिंहासन पे बैठाया गया तो उसने बत्तीसी दिखाना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए कुछ रचनाएं जैसे जिसकी डेट में आपको कंफ्यूजन है, जैसे प्रेम सागर रचना है। तो ये रचना 1810 में प्रकाशित हुई थी, जबकि रचना लिखी कब गई थी, 1803 में लिखी गई थी। ठीक है, लिखी कब गई थी, 1803 में, लेकिन ये छपी कब है, 1810 में। तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधोनल, तो कैसे याद करेंगे। एक व्यक्ति है लल्लू जिसको सिंहासन पे बैठाया गया, उसने अपना बत्तीसी दिखा दिया। जब वो बत्तीसी दिखाता है तो क्या कहा जाता है, उसके सामने बैताल आ जाता है। तो राज दरबार में बैठा था तो उसने बैताल को बुलाया कि बैताल आ जाओ। तो बैताल आया। फिर बैताल के आने के बाद उसने कहा कि मुझे नल चाहिए, पानी पीने वाला नल लगवाओ। तो बैताल को उसने आदेश दिया
एक लल्लू राजा को सिंहासन पे बैठाया गया, उसने बत्तीसी निकालते हुए बैताल को बुलाया और बैताल को बुलाने के बाद कहा मुझे नल चाहिए, माधो नल चाहिए। और उसने कहा कि नल लगवाओ किसके लिए, क्योंकि शकुंतला शकुंतला जो है वो आने वाली है और उस नल से इतना पानी निकालो कि एक सागर बन जाए और उस सागर में शकुंतला लथपथ हो जाए और लथपथ होने के बाद वो व्याकरण पढ़ती हुई हमारे सभा में विलास करे। ठीक है, कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी आपको, फिर से शुरू करके आपको बताते हैं। दरअसल कहानी ये हुई कि एक व्यक्ति जो लल्लू है उसको सिंहासन दे दिया गया, सिंहासन पे बैठ के उसने बत्तीसी निकाला और उसने आदेश दिया कि अरे बेताल कहीं से नल लगवाओ। तो माधो नल लगवाते हैं और कहते हैं कि अब इस नल से इतना पानी भरो कि शकुंतला सागर में नहा ले, इतना ज्यादा पानी हो कि शकुंतला उस सागर में नहा ले और पानी में नहाने के बाद लथपथ हो जाए। कैसी हो जाए, तो लतायत हिंदी अर्थात लथपथ हो जाए और लथपथ होने के बाद वो जब उसके दांत किटकिटाएंगे तो व्याकरण पढ़ेगी और व्याकरण पढ़ने के बाद हमारे दरबार में आएगी तो सारे सभा के लोग विलास करेंगे, तो सभा में विलास होगा। तो इस प्रकार से लल्लू ने शकुंतला के साथ सभा में विलास किया और ये सारी रचनाएं इनकी आ गई। तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, माधो नल, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, लताए पे हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण और सभा विलास। तो सभा में विलास के पहले उनको क्या किया गया, उनको लथपथ किया गया पानी में, प्रेम सागर में। और प्रेम सागर किससे बना था, माधो नल से भरा गया था। किसके लिए, शकुंतला के लिए। और क्यों भरा गया था, वो लथपथ होके हिंदी का व्याकरण पढ़ती हुई सभा में विलास के लिए आ जाएं। ठीक है, तो उनको पहले नहलाया गया। वो कहते नहीं कि समुंदर के पानी में तुम नहाकर और भी नमकीन हो गई हो। तो लल्लू लाल थे तो उन्होंने कहा कि पहले खूब पानी भर दो सागर जैसा, शकुंतला उसमें नहा लेंगी और फिर लथपथ होके हिंदी का व्याकरण। देखिए जब सर्दियों में आप नहाते हैं तो नहाते समय आप क्या करते हैं, तो जब आप किटकिटाते हैं दांत आपके तो आप हिंदी का व्याकरण पढ़ते हैं। आप ध्यान दीजिए, कभी ठंडियों का समय आ गया, जैसे आप नहाते हैं तो आप स्वर पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं जब आपके दांत किटकिटाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे शकुंतला लथपथ होगी वैसे वो सभा में विलास के लिए प्रस्तुत हो जाएंगी। तो इस तरीके से लल्लू लाल की खड़ी बोली की रचनाओं को हमने यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। अब इनकी एक रचना राजनीति है। ठीक है, एक रचना इनकी क्या है, राजनीति है। अब राजनीति क्या है, ये हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुदित रचना है। ठीक है, हितोपदेश कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद है। ठीक है, हितोपदेश कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद है। ज्योति कुशवाहा, आई एम बिग फैन। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे फैन हैं और मैं भी आपका फैन हूं। हम सब एक दूसरे के फैन हैं, तब अपना समय निकालकर, इतना बेहतरीन महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय निकालकर आप आते हैं, तो यानी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपके लिए थोड़ा बहुत सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए हम बात कर रहे थे, तो राजनीति जो रचना है हितोपदेश की कहानियों से ब्रजभाषा गद्य में अनुदित है। माधव विलास ब्रजभाषा में रचित चंपू काव्य है। माधव विलास किस प्रकार की रचना है, ये ब्रजभाषा गद्य, ब्रजभाषा गद्य में
रचित चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब आप सब जानते होंगे कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है। तो माधव विलास जो रचना है इसमें ये ब्रजभाषा गद्य में है और ये चंपू काव्य है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों इसमें मिला हुआ है। अब ध्यान रखिएगा कि जब माधव विलास करते थे, कैसे याद रखेंगे, जब माधव विलास करते थे, आंख बंद करिए और कल्पना में डूब जाइए कि माधव विलास कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, चंपू करेंगे। चंपू का मतलब चंपी करेंगे। कैसे याद रहेगा, माधव विलास करते समय चंपी करते थे सर में। तो मम्मी मेरी एक लोरी सुनाती थी, काची काची कोहरा दूध भात लोहरा, जाठी के मोटाई आवे कोलू के चकराई आवे, भैया बैठे डेहरी ढकेल दे मेहरी। ये अवधि में एक लोरी है, इसीलिए इसको मदर टंग कहा जाता है। मदर टंग का मतलब ये होता है कि मातृभाषा, यानी आपकी माता जी ने आपको पहला शब्द जिस भाषा में सिखाया, आपकी माता ने आपको बोलना जिस भाषा में सिखाया, उसको क्या कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा की लोरी है। जब छोटे से बच्चे को चंपी की जाती है, सर पे तेल रखा जाता है, तो उस समय इस तरह के लोरियों को सुनाया जाता है। कि होता यह है कि उसके दिमाग को क्या किया जाता है, डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है, दिमाग का डाइवर्ट कर दिया जाए। जैसे छोटे से बच्चे को अगर कहीं उसके कांटा लग जाता है तो कहते हैं मामा के घर की तरफ देखो दर्द नहीं होगा, तो उसका दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो वैसे जब उसके सर पे तेल लगाया जाता है तो चंपू मतलब चंपी कहा जाता है। तो यहां पर ऐसे याद रखेंगे कि माधव जब विलास करते थे तो क्या करते थे, चंपी करते थे, यानी कि चंपू काव्य होता था। चलिए ठीक है, अभी मिश्रा जी इस पर एक स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर हम जल्दी आएंगे जिसपे चर्चा की जाएगी। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लल्लू लाल ने मौलिक रचना कौन सी लिखी है। ज्यादातर रचनाएं तो इन्होंने कहीं न कहीं से अनुवाद ही की हैं, अनुदित रचनाएं ही हैं। इनकी मौलिक रचना कौन सी है, तो यहां लिखेंगे ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल की रचनाएं पूछी जाती हैं। लल्लू लाल का जन्म किस क्षेत्र में हुआ, लल्लू लाल की मातृभाषा क्या थी और लल्लू लाल की भाषा की विशेषता क्या थी, कौन से इनके ग्रंथ ब्रज भाषा में है, कौन से खड़ी बोली में है, कौन से अनुदित हैं, कौन से मौलिक हैं, ये सारा प्रश्न आपका पूछा जाता है और ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है सदल मिश्र। अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है सदल मिश्र। सदल मिश्र को देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या काम कर दिया है। 1767 से 1848 चलिए ऋषि शुक्ला भी आ गए हैं, बहुत कम मुलाकात होती है इनसे, तो मेधावी हैं और विद्वान हैं, लगातार कक्षाओं में रहते हैं, बने रहते हैं। स्वागत है, आप सबका स्वागत है जो लोग अभी भी हैं, कमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बात को जारी रखते हैं सदल मिश्र का। तो सदल मिश्र जो है 1767 के और 1848 का है, समय में थोड़ा बहुत भिन्नता आपको मिल सकती है इनके।
ये कहां के रहने वाले थे? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा पंडित थे। आरा बिहार के निवासी आरा बिहार के निवासी फोर्ट विलियम कॉलेज में भाखा पंडित थे। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये कौन थे? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ये भाखा पंडित थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। इनकी रचनाएं जो हैं, जो महत्वपूर्ण है, उसके विषय में देखते हैं। तो एक तो इनकी ये याद रखिएगा कि इनका जन्म कहां हुआ, मतलब प्लेस। तो आरा जो है वो कहां पर है? बिहार में है। पंडित जी थे यानी कि सदल मिश्र थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नासकेतोपाख्यान, इस रचना का दूसरा नाम आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। नासकेतोपाख्यान, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। नासकेतोपाख्यान रचना का दूसरा नाम आप सबको बताना है रामचरित। और इन्होंने तीसरी रचना भी लिखी है। नासकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली है। ऋषु जी ने एकदम सही जवाब दिया, निहारिका गुप्ता ने एकदम सही जवाब दिया। चंद्रावली भी इसका नाम है। नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली। तो दूसरी रचना इनकी रामचरित्र है और तीसरी हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी, हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी। ठीक है, अब ये तीन रचनाएं इनकी है, नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 में, रामचरित 1850 में, हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी ये 1809 की रचना है। तो तीन रचनाएं इनकी प्रमुख हैं जो हमें याद रखनी है, जिसमें सबसे अधिक जो पूछी जाती है वो नासकेतोपाख्यान है। ठीक है, तो सदल, जब आप कोई व्यक्ति सदल रहता है, सदल का मतलब दल के साथ, तो क्या करता है? नाश कर देता है। अब छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है, जैसे टिड्डियों का दल आता है, टिड्डियों का क्या आता है? दल। तो टिड्डी दल क्या करता है? खेत को नाश कर देता है। तो कैसे याद रखेंगे? सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान। सदल मिश्र, सदल दल के साथ जो आएगा वो नासकेतोपाख्यान यानी कि नाश कर देगा। ठीक है, अब जो नासकेतोपाख्यान रचना है, इस रचना का वर्ण विषय पूछा जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है कि इसका वर्ण विषय क्या है। तो ये जो है नचिकेता आख्यान, नचिकेता आख्यान से ली गई रचना है। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो नचिकेता आख्यान है किस ग्रंथ से लिया गया है, या वेद से है या किसी उपनिषद से है, तो ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, नाचिकेतोपाख्यान अनुदित रचना है जिसमें नचिकेता की उत्पत्ति से लेकर यमलोक तक की यात्रा का वर्णन है। नाचिकेतोपाख्यान कहां वर्णित है? यजुर्वेद, कठोपनिषद और पुराणों में। यह यजुर्वेद, कठोपनिषद और पुराणों में वर्णित है। तो नचिकेता आख्यान ये कहां पर वर्णित है?
तो यह अनुदित रचना है, अनुदित रचना है। यम और नाचकेतो यानी कि नचकेता और यम की जो कथा है आप सब जानते होंगे। सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य में प्रस्तुत कर किया था इसे। तो खड़ी बोली गद्य में अनुदित है। कहां अनुदित है? तो यह रचना खड़ी बोली गद्य में अनुदित है। ठीक है। अब यह रचना छपी कहां से, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था बनी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा से रचना आती है और इसको आग्रह किया था गिलक्राइस्ट ने। तो यहां लिख लेंगे गिलक्राइस्ट के आग्रह पर मनोरंजन की दृष्टि से यह रचना काशी नागरी प्रचारणी सभा से छपती है। कहां से छपती है? तो ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से यह रचना छपती है। ठीक है, यानी कि मनोरंजन महत्वपूर्ण था और यह रामचरित और आध्यात्म रामायण का हिंदी रूपांतर है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के जो लेखक हैं उसमें सदल मिश्र की भाषा के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी भाषा कैसी थी। तो सदल मिश्र की भाषा के ऊपर शुक्ल जी का एक कथन है, वो लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है और जहां तक हो सका है खड़ी बोली का ही और जहां तक हो सका है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
ठीक है। सर मेरा कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत इतिहास है, कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत इतिहास है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ? देखिए अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में 2 वर्ष कम से कम हिंदी होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें संस्कृत का या अन्य भाषाओं के कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आचार्य शुक्ल का एक महत्वपूर्ण कथन हो गया। आगे लिखते हैं, श्याम सुंदर दास ने भाषा की दृष्टि से इंशाअल्लाह खां के गद्य को प्रथम स्थान दिया है। श्याम सुंदर दास ने भाषा की दृष्टि से इंशाअल्लाह खां को प्रथम स्थान यानी कि इनकी भाषा को उन्होंने पहला स्थान दिया है, ठीक है। अब दूसरा स्थान किसको दिया? दूसरा स्थान उन्होंने सदल मिश्र को, दूसरा स्थान सदल मिश्र को एवं अब तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड किसको दिया? तृतीय स्थान लल्लूलाल के गद्य को दिया है, ठीक है। कंफर्म में है। श्याम सुंदर दास ने भाषा की दृष्टि से इंशाअल्लाह खां को प्रथम स्थान दिया, दूसरा स्थान सदल मिश्र को, तृतीय स्थान लल्लूलाल के गद्य को दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान किसको दिया है? श्याम सुंदर दास ने। इनकी भाषा का दोष क्या है? सदल मिश्र की भाषा में दोष। तो इनकी भाषा में दोष क्या है? क्या दोष था इनकी भाषा में? तो भाषा में दोष बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंडिताओं पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण, पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण, पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण भाषा की शिथिलता, भाषा की शिथिलता इनका भाषा दोष है। तो यहां से ये प्रश्न मुझे लगता है कि कम से कम 50 बार परीक्षाओं में पूछा गया होगा, यानी कि 50 टाइम्स 50 बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया होगा कि सदल मिश्र की भाषा में दोष क्या है। तो सदल मिश्र की जो भाषा का दोष है वो पूर्वीपन एवं पंडिताऊपन के कारण है। पूर्वीपन क्यों है? क्योंकि ये बिहार के आरा के निवासी हैं, बिहार पूरब दिशा में पड़ता है। तो पंडित जी थे, सदल मिश्र थे, मिश्रा जी पंडित थे, तो पंडित थे, पूर्वीपन था, और यही कारण होने के कारण इनकी भाषा में शिथिलता है, शिथिलता का आरोप इनकी भाषा में लगता है, ठीक है। तो जितनी भी खड़ी बोली के उन्नायक हैं, सबकी भाषा की क्या विशेषता है ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। हाँ, श्रद्धा शुक्लाल इंशाअल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के लेखक थे।
तो हम ये पहले कल ही चर्चा में इसको बता चुके हैं। अब चर्चा करनी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, श्रद्धाराम फिल्लौरी की, नवीन चंद्र राय की, राजा लक्ष्मण सिंह की, इसके साथ साथ लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की और अयोध्या प्रसाद खत्री की। ये लोग अभी इसमें बचे हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो लेखक इसमें बच रहे हैं, 5 लेखक और हैं, ठीक है, 5 लेखक और हैं खड़ी बोली गद्य के उन नायकों में। उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं तर्कस के नाम से, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 15 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच है, और इस बैच में 80% तक का ऑफर है, छूट है। इस बैच को लेने के लिए आप केवल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। इसी नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप। तो आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, जितना अधिक समय हो सके पढ़िए, प्रैक्टिस भी करिए, पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस भी करिए। 10 20 50 प्रश्न पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखते रहिए, रिवीजन भी करते रहिए। जो ये चीज एक बार पढ़ लीजिए उसका दोबारा रिवीजन भी करने जाइए, और साथ ही साथ मित्रों यारों से पूछते भी रहिए। तो आपका एक प्रैक्टिस ग्रुप भी है, तो उसमें 2 4 10 क्वेश्चन पर डे कोई ना कोई पूछ ले तो रिवीजन भी होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप सबसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।